रिपीट कर देते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट किया है क्लास के अंदर। ए दे रखा है आपको ये वाला मैट्रिक्स, आई पता है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई प्लस ए बराबर है आई माइनस ए इंटू, ये प्रूफ करना है हमारे को। बोर्ड में कई बार आया ये क्वेश्चन, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, लेट टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू एक्स, इससे हमें बार बार टेन अल्फा बाई टू नहीं लिखना पड़ेगा, वरना टेन अल्फा बाई टू बहुत बार आएगा इस क्वेश्चन में, तो उससे बच जाएंगे लिखने से। तो लेट टेन अल्फा बाई टू इक्वल टू एक्स। पहले हम एलएचएस सॉल्व करने जा रहे हैं। आई प्लस ए, तो आई प्लस ए क्या हो जाएगा बच्चों, तो वन प्लस जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो माइनस का एक्स, इसको हमने एक्स मान रखा है, जीरो माइनस का एक्स माइनस एक्स, जीरो प्लस एक्स एक्स, वन प्लस जीरो वन, ये हमारा एलएचएस आ गया। अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे, अब हम आरएचएस सॉल्व करेंगे बच्चों। आरएचएस में दिख रहा है आई माइनस ए, तो पहले हम आई माइनस ए सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा कॉस एल्फा से। तो पहले हम आई माइनस ए सॉल्व करेंगे, तो वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो क्या आएगा, तो बताओगे वन आएगा। जीरो माइनस ऑफ माइनस एक्स, जीरो माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का एक्स आ जाएगा। वन जीरो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आ जाएगा बेटा, और वन प्लस वन माइनस जीरो वन आ जाएगा बेटा। अब बेटा हमें पता है, अभी भी बताया मैंने आपको, कॉस एल्फा का वैल्यू होता है, कॉस एल्फा का वैल्यू होता है वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू, और साइन एल्फा का वैल्यू होता है टू टेन एल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। तो वैल्यू लाके पुट करेंगे, तो वैल्यू लाके पुट करेंगे, कॉस एल्फा की जगह आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। हमने टेन एल्फा बाई टू को एक्स मान रखा है। साइन एल्फा का वैल्यू आएगा टू टेन एल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। साइन एल्फा का वैल्यू आएगा टू टेन एल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। कॉस एल्फा का वैल्यू आएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एल्फा बाई टू। ये देखो मैंने वैल्यू लाके पुट करा, इसलिए मैंने टेन एल्फा बाई टू को एक्स माना था, मेरे को पता था इतनी बार टेन एल्फा बाई टू लिखना पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो होता क्या है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपॉन में तो वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में तो वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में तो सब में वही आएगा, देखो अपॉन में तो वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, सबके अपॉन में वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, सबके अपॉन में वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ बेटा बोलो। यस सर, आगे। सबके अपॉन में वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो सबके अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, वन से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, और इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर आएगा। इसको वन से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का टू एक्स आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, प्लस का x और माइनस का एक्स क्यूब आएगा। बोलो बेटा आता है बस में। अब इसको करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का x प्लस का एक्स क्यूब, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस का टू एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा अंदर वाला काम तो रफ में सॉल्व कर लेते हैं। जैसे बेटा आप इसको अगर सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ देखो रफ में देख लेते हैं, वन देखो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। तो ये वाला काम तो अपने रफ में सॉल्व कर लिया, तो क्या आएगा, देखो बेटा आएगा क्या, तो आएगा ये ऊपर तो आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में तो वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में तो वही आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे अपॉन में आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई क्या, लास्ट स्टेप सर समझा दीजिए बेटा। देखो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, देखो मैं वापस समझा रहा हूँ एक मिनट को, देखो मैं कह रहा हूँ बेटा इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर के तो क्या आएगा बताओ, वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, तो ऊपर तो आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको रफ में सॉल्व कर रहे हैं, देखो रफ में सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ देखो ऊपर देखो रफ में सॉल्व करता हूँ, माइनस का एक्स क्यूब है बेटा,
और माइनस का 2x प्लस का x क्या होता है बताओ? आप बताओगे माइनस का x होता है। अगर माइनस का x कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा बताओ? माइनस का x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। देखो यहाँ पे समझ आई बात नहीं आई? तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। तो क्या बचेगा? माइनस का x बचेगा और प्लस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। अब इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो एक्स क्यूब आएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा? x। और अगर आप x कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा बताओ? वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो आपने क्या करा? x कॉमन निकाल लिया। इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा? 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन में क्या आएगा? वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने वही लिखा, वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये वाली पार्ट कैंसिल हो रहा है। देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, वन आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो रहा है, वन आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो रहा है, वन आ जाएगा। ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो रहा है, वन आ जाएगा। बचेगा क्या बच्चों? तो बचेगा ये। बचेगा क्या? तो बचेगा क्या? यहाँ पे तो बचेगा वन, यहाँ बचेगा माइनस का एक्स, यहाँ बचेगा प्लस का एक्स, और यहाँ बचेगा वन। बोलो बच्चों, यस सर। आया समझ में? देखो अब LHS और RHS बराबर नहीं आ गए क्या? लेफ्ट हैंड साइड भी यही आया था और राइट हैंड साइड भी यही आ गया। तो LHS बराबर आ गया RHS के। इसको करने का इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। कॉपी करो बेटा, कॉपी करो। इसको करने का इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। और ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। आप प्रीवियस से चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन खूब ज्यादा आता है एग्जाम में बेटा। बोलो बेटा, हो गया कॉपी? सर एक यस सेकंड। सर। आप इसको tan अल्फा बाय 2 को बिना x माने भी कर सकते थे। आप खुद समझ जाओ कि देखो कितना बार tan अल्फा बाय 2 लिखना पड़ेगा आपको, और कितना लंबा हो जाएगा लिखने में। कॉपी हो जाए तो भूलिएगा प्लीज, कॉपी हो गया है ना? ठीक है कनिष्क, करूं चेंज? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा कईयों का देखो चैप्टर नंबर 2 का काम आज तक भी नहीं आया। अब देखो बेटा क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो मैं समझाऊं। मैट्रिक्स के अंदर बेटा देखो होता क्या है, हमें मैट्रिक्स में अरेंज करना होता है डेटा को। मैट्रिक्स में डेटा अरेंज करना बहुत सिंपल होता है। मान लो आपके पास मैथ्स का बुक है, आप बुक सेल करते हो, मैथ्स की बुक्स है आपके पास, और जो मैथ्स का 8th का बुक है मान लो, उसका कॉस्ट 90 रुपीज है, मान लो 90 रुपीज है, और आपके पास 100 बुक है। तो अगर आपको मैथ्स की बुक का टोटल प्राइस चाहिए तो कैसे निकालोगे आप? भाई कुल मिला के कितने रुपए की बुक्स आके पड़ी हैं? भाई 100 बुक है, एक का प्राइस 90 रुपए है, तो कुल मिला के कितने? मल्टीप्लिकेशन। आप क्या 9 बोलोगे सर? 100 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो और प्राइस निकल जाएगा, यही तो बोलोगे आप मेरे को, ठीक है ना? मैं बोलूं केमिस्ट्री का भी आपके बुक है, केमिस्ट्री का बुक है, 11th का बुक है, और 50 बुक है आपके पास केमिस्ट्री का, और एक का प्राइस 200 रुपए है। तो इसका प्राइस कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर 50 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बात को ध्यान से सुनना, मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा आपने मैथ्स की आपके 100 बुक है, यहाँ पे आपने लिखा केमिस्ट्री की 50 बुक है, इसको आपने रो में लिखा है ना? अगर इसको आपने रो में लिखा है तो प्राइस को आप कॉलम में लिखोगे। मैथ्स की प्राइस को 90 को यहाँ लिखोगे, केमिस्ट्री की प्राइस को 200 को यहाँ लिखोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ? आप खुद ही बता दो। 100 किससे मल्टीप्लाई होना है? 90 से। और 100 को मल्टीप्लाई किससे होना था? 50 किससे मल्टीप्लाई होगा बता दो? 200 से। और 50 को मल्टीप्लाई किससे होना था?
बोलो बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? एक चीज को रो में लगाते हैं और एक को कॉलम में लगाते हैं, एक को रो में लगाते हैं और एक को कॉलम में लगाते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई ना बेटा? बोल दिया करो ना बच्चों। ये सर आ गई। अरे हाँ, तो एक को कॉलम में लगाते हैं और एक को रो में लगाते हैं। अब बेटा क्वेश्चन भी यहाँ पे वही कहना चाहता है, आपके पास 30,000 रुपए हैं, आपको दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड 5% का ब्याज देगा, दूसरा बॉन्ड 7% का ब्याज देगा। आपको कुल मिला के 1800 रुपए ब्याज के मिले, तो किस बॉन्ड से कितना मिला, कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया? मान लो पहले तरह के बॉन्ड में आपने x रुपए इन्वेस्ट करे और दूसरे तरह के बॉन्ड में आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे? बचा हुआ सारा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। दूसरे तरह के बॉन्ड में बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट किया होगा। पहले बॉन्ड का रेट क्या है? तो आप बताओगे 5% का रेट है। दूसरे बॉन्ड का रेट क्या है? 7% का रेट है। और आपको ब्याज के रूप में पैसा कितना मिला, इंटरेस्ट के रूप में पैसा कितना मिला? कुल मिला के पैसा कितना मिला आपको? 1800 रुपए मिले। तो x को मल्टीप्लाई करोगे 5% से, और 30,000 माइनस x को मल्टीप्लाई करोगे 7 से, और अपॉन में 100, और कुल मिला के पैसा कितना मिला? अच्छा क्या हो गया? कुल मिला के पैसा कितना मिला? 1800 रुपए। कुल मिला के पैसा कितना मिला? 1800 रुपए। सॉल्व कर लोगे x आ जाएगा। बोलो बेटा। भाई पहले तरह के बॉन्ड में आपने x रुपए लगाए, दूसरे तरह के बॉन्ड में आपने उतने रुपए लगाए ना। अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन मान लो दो, इसमें अगला पार्ट जो दे रखा है वो भी ऐसा की ऐसा ही है, बस उसमें क्या दे रखा है आपको? कुल मिला के ब्याज जो मिला वो कितना मिला है? जो कुल मिला के ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 2000 रुपए मिला है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? बस इक्वल टू 2000 करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज आपको 2000 रुपए मिला है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? इक्वल टू 2000 करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिएगा अपने आप। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया। सॉल्व अपने आप कर लीजिएगा बच्चों। एक कॉपी कर लो, एक से दूसरा समझ में अपने आप ही आ जाएगा बेटा, करना कुछ अलग है नहीं। एक कॉपी कर लो बेटा, दूसरा अपने आप ही समझ में आ जाएगा बेटा आपको, है ना? कॉपी हो जाए तो भूलना बेटा प्लीज। हो गया सर। हो गया ना कॉपी? चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर दो क्वेश्चन एक साथ आ गए, कॉपी हो गए, कोई बात नहीं। ये देखो, एक बुक शॉप है जहाँ पे बुक्स हैं कुछ, आपके पास 10 डजन केमिस्ट्री का बुक है, 10 डजन केमिस्ट्री का बुक है। 10 डजन कितना हो गया? 28। 12 into 10। 12 into 10, 120 केमिस्ट्री का बुक है आपके पास। और 8 डजन फिजिक्स का बुक है आपके पास, तो 8 into 12 96। और 10 डजन इकोनॉमिक्स का बुक है। और कुल मिला के जो देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 रुपीज, 60 रुपीज, 40 रुपीज। मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, कुल मिला के पैसा आ जाएगा। कितना पैसा है आपके पास? कितने पैसे की बुक्स हैं? बोलो, सिंपल था ना भाई? यहाँ पे केमिस्ट्री लिखा तो यहाँ पे केमिस्ट्री का प्राइस लिखा, यहाँ पे फिजिक्स लिखा तो यहाँ पे फिजिक्स का प्राइस लिखा, यहाँ पे इकोनॉमिक्स था तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का प्राइस था। बोलो बेटा। यस सर। ये सब क्लियर है ना? हाँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 21 पे आते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो, एक मार्क में फिर भी आ सकता है। 21 जो क्वेश्चन है ये देखो, इस बार वो वापस से पैटर्न आया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो, क्वेश्चन पढ़ के डरना नहीं है, क्वेश्चन दिखने में डरावना है कुछ नहीं क्वेश्चन के अंदर। देखो आपको बोल रहा है एक मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स वाई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स जेड मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स डब्ल्यू मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2 into n है, इसका ऑर्डर 3 into k है, इसका ऑर्डर 2 into p है, इसका ऑर्डर n into 3 है, और इसका ऑर्डर p into k है। फिर बोल रहा है आपको रेस्ट्रिक्शन लगाने n के ऊपर, k के ऊपर, p के ऊपर, कि पी वाई और डब्ल्यू वाई पॉसिबल हो। पी वाई पॉसिबल हो मतलब पी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मैट्रिक्स पॉसिबल हो, और डब्ल्यू वाई पॉसिबल हो मतलब डब्ल्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई मैट्रिक्स पॉसिबल होना चाहिए।
तो पी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे पी इंटू के है, और वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे 3 इंटू के है। तो अगर ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो आप बताओ क्या बोलना चाहोगे इसके अंदर, ये दो सर 3 इज मैट्रिक्स का इक्वल्स टू के। के बराबर 3 होना चाहिए। तो आपने पहला रिस्ट्रिक्शन बता दिया कि के बराबर 3 होना चाहिए, के बराबर 3 होना चाहिए, के बराबर 3 होना चाहिए। तो के गलत हो गया, आंसर गलत हो गया, ये वाला आंसर गलत हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। W और Y मल्टीप्लाई पॉसिबल होना चाहिए। W क्या है बेटा, तो आप बताओगे n इंटू 3 है सर। Y क्या है, तो आप बताओगे 3 इंटू के है। तो ये वाला मल्टीप्लाई पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब ये मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आ जाएगा, पी वाई मैट्रिक्स आएगा। पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बताओगे, पी P वाई इंटू के। पी इंटू के होगा बेटा। और डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बेटा बताओगे, सर n इंटू के। एन इंटू के। अब यहां से बात समझ में आ रही है कि अगर इनका एडिशन पॉसिबल है तो कंडीशन क्या लगाओगे, अगर इनका एडिशन पॉसिबल है तो कंडीशन क्या लगाओगे, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पी बराबर किसके होना चाहिए बेटा, n के। तो आंसर ए सही है। आंसर एन ए सही होना चाहिए। कॉपी करो बेटा फटाफट फटाफट प्लीज। कॉपी करिए सर 1 मिनट। आराम से बेटा। यस सर डन। जी बेटा सर वेट सर। वेट करें 1 मिनट। हाँ मम्मी। बेटा हो जाए तो बोलना प्लीज, फटाफट फटाफट करो कॉपी। सर हो गया। हो गया ना, गुड बेटा। 1 सेकेंड। अब बेटा बोल रहा है कि देखो 7x और 5z डिफाइन हो। 7x भाई नंबर से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो 7x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो आप बताओगे 2 इंटू एन ही होगा। और 5z मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो नंबर से मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर में कोई इफेक्ट नहीं आता, तो ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू पी होगा। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल करना है तो 2 इंटू एन बराबर होना चाहिए 2 इंटू पी के, तो मतलब एन बराबर होना चाहिए पी के। और आंसर जो आएगा वो आंसर क्या आएगा, अब या तो आंसर बोल दो एन बराबर पी के है, तो या तो आंसर बोल दो 2 इंटू एन ऑर्डर आएगा आंसर में, या बोल दो आंसर 2 इंटू पी आएगा। एक ही मतलब होता है भाई, 2 इंटू एन बोलो वो भी सही है, और 2 इंटू पी बोलो वो भी सही है, क्योंकि एन और पी तो बराबर होगा ना भाई। एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मतलब एन और पी तो बराबर होगा। तो आंसर कोई बोले 2 इंटू एन है वो भी सही बोल रहा है, और कोई बोले 2 इंटू पी है तो वो भी सही बोल रहा है। अब देखो पी इंटू टू दे रखा है, तो उल्टा तो पॉसिबल नहीं होता भाई। ए इंटू बी बराबर हो रहा है बी इंटू ए के। 2 इंटू एन बोल रहे हैं, हाँ ये बात सही बोल रहा है। एन इंटू 3 गलत है, पी इंटू एन गलत है। बोलो बात समझ आ गई, सिंपल सी बात है। यस सर। कनिष्क आंसर गलत था शायद आपका बेटा। ठीक है। अब बेटा अगला टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगला टॉपिक आता है बेटा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो बेटा ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो गई मेरी तरफ से। अब हम अगली एक्सरसाइज में आएंगे, उसमें मेरे कराने का कम है, आपके करने का ज्यादा है, प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन सारे। उसके बाद कॉन्सेप्ट वाली एक्सरसाइज आएगी, वो मैं कराऊंगा पूरी, है ना। उसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे वो मैं कराऊंगा। अभी देखते हैं बेटा, पहले पढ़ते हैं ना। हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब बच्चों ध्यान से सुनेंगे बात को, सुनने से समझ में आएगी कहानी बेटा।
ये मैट्रिक्स है 1 2 3 लिखा हुआ है, मान लीजिए 4 5 6 लिखा हुआ है। क्या दिख रहा है मैट्रिक्स आपको? 2 इंटू 3 है, 2 रो है 3 कॉलम है, इसको बोलते हैं ए मैट्रिक्स। ठीक है ना? नहीं, अगर हमें ट्रांसपोज करना है, अगर हमें ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज का सिंबल टी होता है, ट्रांसपोज का सिंबल टी होता है, ऐसे लगाते हैं। अच्छा बेटा मैं आपको एक और चीज बता दूं, कई बुक्स में ये डैश भी लगा हुआ होता है ना, डैश भी लगा देते हैं ट्रांसपोज की जगह। तो दोनों तरीके सही है, या तो डैश लगा के डिनोट करो या टी लगा के डिनोट करो। ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, या तो ऐसे बोल दो कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, या तो ऐसे बोलो आप, या उल्टा बोल दो कन्वर्ट 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 कॉलम इनटू रोज, कन्वर्ट कॉलम्स इनटू रोज, कन्वर्ट कॉलम्स इनटू रोज, या उल्टा बोल दो कन्वर्ट कॉलम्स इनटू रोज, कन्वर्ट कॉलम इनटू रोज। कैसे ही बोलो जैसे आपको सही लगे। मैं करके दिखाता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो बेटा पहली रो है, पहली रो ये है क्या 1 2 3, तो ये पहला कॉलम बनेगी। 1 2 3 पहली रो है मेरे बेटा, ये 1 2 3 जो पहली रो है ये पहला कॉलम बनेगी, तो क्या बनेगी बेटा? तो आप बताओगे, ये बनेगी 1 2 3। ये दूसरी रो है 4 5 6, ये दूसरा कॉलम बनेगी, तो क्या बनेगी बेटा? तो आप बताओगे 4 5 6। रो को कॉलम बना दो, ऐसे बोल दो सर आपने आपने रो को कॉलम बनाया, आपने ये भी तो कहा था कॉलम को रो बना लो, आपने ये भी तो कहा था कॉलम को रो बना लो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। बेटा एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ बेटा सुनो, देखो बेटा ये हाँ देखो बेटा क्या करना था, ये दे रखा था। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों करा, आपको ट्रांसपोज करना था, आपने कहा था कि रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ। अब कोई बोलेगा कॉलम को रो बनाओ सर आप तो। अच्छा देखो कॉलम को रो बना के दिखाता हूँ आपको मैं, कॉलम को रो बना के दिखाता हूँ। ये पहला कॉलम है क्या बताओ? Yes, sir. पहला कॉलम पहली रो बनेगा क्या? ये दूसरा कॉलम है क्या बताओ? दूसरा कॉलम दूसरी रो बनेगा। बताओ ये तीसरा कॉलम है क्या बेटा? तो तीसरी रो बनेगा क्या? क्या कोई फर्क पड़ रहा है क्या आंसर में बताओ? No, sir. तो दोनों तरीके सेम है, रो को कॉलम बना लो या कॉलम को रो बना लो। आई होप तरीका समझ में आ गया होगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। 4 प्रॉपर्टी होती है बेटा। पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा, अगर दो मैट्रिक्स को जोड़ो, पहले जोड़ दो फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो फिर जोड़ दो, आंसर सेम आता है। ये पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा। दो मैट्रिक्स को जोड़ दो फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज कर दो फिर जोड़ दो, आंसर सेम आता है बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों ए माइनस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज करो फिर माइनस कर दो, पहले माइनस करो फिर ट्रांसपोज कर दो, या पहले ट्रांसपोज करो फिर माइनस कर लो। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या बेटा? तीसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी होती है अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज कर दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज कर दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा ये देखो मैट्रिक्स ना, इसका मैंने एक बार ट्रांसपोज किया था, अब मैं इसका आपको दोबारा ट्रांसपोज करके दिखाता हूं, तो क्या होगा बच्चों? तो आप बताओगे पहली रो पहला कॉलम बनेगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगा। आप चेक करो क्या वही मैट्रिक्स आ गया क्या बताओ? आप चेक करो वही मैट्रिक्स आ गया क्या?
Yes, sir. Yes, है ना बेटा? sir. Yes, sir. तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। चौथी प्रॉपर्टी समझाता हूँ आपको मैं, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑर्डर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिवर्सल ऑर्डर। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, अगर उनका ट्रांसपोज करना है तो रूल कहता है पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे। समझाता हूँ, नहीं आया समझ में? तीन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, उनका ट्रांसपोज करना है, पहले सी ट्रांसपोज आएगा फिर बी ट्रांसपोज आएगा फिर ए ट्रांसपोज आएगा। इसको क्या कह रहे हैं? रिवर्सल ऑर्डर। देखो ऑर्डर को रिवर्स करा है आपने, ध्यान से देखो, ऑर्डर उल्टा ही तो क्या, रिवर्सल ऑर्डर। आपने क्या करा है मेरे बेटा, पहले ए बी था, उल्टा करा नहीं क्या? उल्टा नहीं किया कि बी ए कर दिया, पहले ए बी सी था, उल्टा कर दिया, तो इसको कहते हैं रिवर्सल ऑर्डर। इसको कहते हैं रिवर्सल ऑर्डर। अब इतने बढ़िया क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे पास आगे स्टार्टिंग के अंदर, जो आप आराम से कर सकते हो। ट्रांसपोज के अंदर ऐड करना, ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करना, ट्रांसपोज करके दिखाना, ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे को .3 के अंदर स्टार्टिंग से। देखो मैं दिखाता हूँ, लाके Sir? दिखाता हूँ क्वेश्चन। जी बेटा बताइए। सर पहले ए को ट्रांसपोज करते फिर बी को करते तो सर प्रॉब्लम होती। हाँ फिर आंसर नहीं आता मेरे बेटा। ऑर्डर अगर आपने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आएगा मेरे बेटा, अच्छा ओके सर। है ना बेटा? आंसर सेम तभी आएगा जब ये फॉलो होगा रूल, नहीं तो आंसर नहीं आएगा मेरे बेटा। बच्चों अब देखो मेरे सामने, मैं आपको क्वेश्चन लाके दिखाता हूँ। यहाँ देखो मेरे बेटा, अब देखो, अब देखो बेटा, बी ऑनेस्ट। अगर आपको लग जाए कि आपको आ गया, मेरे कराने की जरूरत नहीं है तो मत मेरे को बोल देना, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अच्छी चीजें। आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आज बैठ के। देखो बेटा इसका ट्रांसपोज करना है। अब बताओ, आप बता सकते हो नहीं बता सकते ट्रांसपोज करके? आंसर क्या आएगा बताओ? 5 1/2 -1। इसका ट्रांसपोज करना है, कर सकते हो क्या बताओ? 1 -1 2 3। इसका ट्रांसपोज करना है, कर सकते हो क्या बताओ? -1 Yes, sir. 5। कर लेंगे. अब है ना, अब देखो ऐसे मतलब इतने ऐसे क्वेश्चन है जो आप खुद ही कर सकते हो, मेरा जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। देखो ट्रांसपोज का सिंबल डैश लगा रखा है, ट्रांसपोज का सिंबल डैश लगा रखा है। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी मैट्रिक्स दे रखा है। पहले ए प्लस बी करने को बोल रहा है, फिर उसको ट्रांसपोज करके लिखने को बोल रहा है। तो कर लोगे ना, ए ट्रांस जोड़ो, -1 -4 कितना होता है? -5। 2 1 3 3 -5 -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 1 3 1 1। ये a प्लस बी आ गया। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, अब इसका आप ट्रांसपोज कर दो बेटा, तो a प्लस बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो a प्लस बी ट्रांसपोज क्या आएगा? -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो फिर बी ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा? तो ए ट्रांसपोज आएगा बेटा -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। फिर बी ट्रांसपोज निकाल लो बेटा, बी ट्रांसपोज क्या आएगा? -4 1 -5 1 2 3 1 2 0 सॉरी 1 2 0 1 3 1। अब चेक करके देखो, ए ट्रांसपोज बी प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 1 -1 2 1 3 7 2 9 1 3 4 3 -5 -2 9 0 9 7 1। ये क्या था? 3 9 1। ये 1 है बेटा, तो 1 है। 1 है बेटा ना। 1 + 1 2। बोलो बेटा सेम आगे की नहीं है? देखो आप बताओ Yes, sir. बेटा। तो ऐसे यस सर 10 कर लेंगे। है ना, ऐसे 10-12 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के अंदर। आप आगे जो वर्ड लिखा हुआ है उसको लेके परेशान मत हो ना, कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने पढ़ा ही नहीं अभी, मैं पढ़ाऊंगा। आप तो बस प्रूफ आप तो करके दिखना होता क्या है बस। कहीं पे ये लिखा हुआ दिख जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी हमने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता ही मत करो, कल पढ़ाऊंगा। सारे प्रूफ बताऊंगा जो पीछे दे रखे डिटेल के अंदर, एग्जाम में आते भी हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैं सिखाऊंगा, कहीं लिखा हुआ मिल जाए परेशान मत होइएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ दिखेगा कहीं पे, परेशान ही नहीं होना, मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा मेरे बेटा, क्यों परेशान होना। स्टार्टिंग के 8-10 क्वेश्चन ऐसे वाले हैं जिसमें आपको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करके चेक करना है। बोलो आपके लिए कर दे होमवर्क या मैं कराऊं सारे क्वेश्चन बिठा के आपको? यस सर कर लेंगे। कर लोगे बेटा? Sir, कर लेंगे sir. हाँ कनिष्क मैं कराऊं? नहीं ना? हाँ
तो बेटा प्लीज करना प्रैक्टिस, ईमानदारी से प्रैक्टिस करना। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा बेटा, वो मेन चीज है, फिर चैप्टर पूरा हो गया अपना बस ये। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ानी है। एक टॉपिक और बचा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ मैंने 0.4 छोड़ रखा है, अभी एग्जाम में नहीं आएगा। 3.4 अभी एग्जाम में नहीं आएगा बेटा। 3.4 में क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको पढ़ने के लिए। हाँ बेटा विनू बोलो। सॉरी सर, मिस्टेक्स हो गया। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा तो 3.4 पढ़ने के लिए बेटा हमारे को मतलब चैप्टर नंबर 4.2 आनी चाहिए। तो इतनी जल्दी 4.2 नहीं हो पाएगा पूरा, इसलिए मैंने 3.4 एग्जाम में नहीं दिया है। 3.4 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना। उसको पढ़ने के लिए चैप्टर नंबर 4 का 0.2 एक्सरसाइज आना चाहिए, और इतनी जल्दी वो सब पूरा नहीं हो पाता, इसलिए मैंने 3.4 अभी एग्जाम में नहीं दिया है। बेटा क्वेश्चन करते रहो प्लीज बच्चों, एक एक से रिक्वेस्ट, प्लीज घर बैठ के ईमानदारी से पढ़ाई करो। जो करा रहे रोजाना उसको रोजाना प्रैक्टिस कर लो मेरे बेटा, मजाक नहीं कर रहा। आपको बहुत अच्छा मैथ्स आ जाएगा थोड़े समय में ही। चैप्टर नंबर 2 बहुत इजी था अगर आपने प्रैक्टिस करा है तो। चैप्टर नंबर 3 भी इजी है अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो। चैप्टर नंबर 4 भी इजी लगेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो, नहीं तो चैप्टर नंबर 4 सिर के ऊपर से जाएगा बेटा। और चैप्टर नंबर 4 नहीं आएगा तो 3.4 नहीं आएगा। देखो मैंने आपको बेटा एक छोटी सी बात समझाता हूँ। देखो बेटा मैथ्स में क्या है, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिंकिंग। मैथ्स में चीजें लिंक हो जाती हैं। अगर जैसे जैसे किसी को लिमिट्स नहीं आता, कंटिन्यूटी नहीं आता, जो लास्ट ईयर पढ़ा था लिमिट्स पढ़ा था हमने, लिमिट्स नहीं आता, तो इस साल उसको कंटिन्यूटी में दिक्कत आएगा। चलो लास्ट ईयर मैंने माना कोरोना का समय था, नहीं पढ़ा, मान लो मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा काफी सारी बातें, जितना टाइम होगा अपने पास उतना मैं रिवाइज भी करा दूंगा। लेकिन दो चीजें आपस में लिंक हो जाती हैं। अब जैसे चैप्टर नंबर 4 नहीं आएगा ना, चैप्टर 4 नहीं आएगा तो उसको एक्सरसाइज 3.4 भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना ही नहीं आता होगा, वो कैसे कर देगा। और पता है लफड़ा क्या होता है एग्जाम में, बोर्ड के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा कहां से बनता है, इससे बनता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। यहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है। जो एरिया टफ है एग्जामिनर भी जानता है, बच्चे को बेसिक आता होगा तो वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जो एरिया टफ है वहां से क्वेश्चन बनता है। चैप्टर नंबर 4 में जो एरिया टफ है वहां से क्वेश्चन बनेगा। जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, जैसे आपको लगता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है आपके लिए, खुद सोचो आप, नहीं बनेगा ना बेटा। भाई बोर्ड एग्जाम में क्या उम्मीद करते हो ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा, नहीं ना। ये तो बेसिक है मेरे बेटा, तो बात समझो बेटा, जो चीजें लिंक होके बनती हैं उन्हीं से अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। और प्लीज बच्चों घर बैठ के ईमानदारी से, मैंने बताया भी होगा आपको शेड्यूल पढ़ने का तरीका क्या है, नहीं तो जान लो बेटा। कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा शेड्यूल ही नहीं बन पाता। बेटा आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हो, साइंस वालों को स्कूल क्लास के अलावा 4 से 5 घंटे निकालनी चाहिए पढ़ाई के लिए। अब मेरे को नहीं पता आप कितने घंटे पढ़ते हो घर बैठ के। 4 से स्कूल क्लास के अलावा 4 से 5 घंटे निकालनी चाहिए पढ़ाई के लिए, ताकि जो टीचर ने पढ़ाया आपको, केमिस्ट्री मैम ने कुछ पढ़ाया आपको, फिजिक्स वाले सर ने कुछ पढ़ाया आपको, मैथ्स में कुछ पढ़ाया गया आपको, इंग्लिश में कुछ पढ़ाया गया, इन सबको आपको रिवाइज करना चाहिए बेटा। हर चीज को आपको रिवाइज करना चाहिए ताकि हर दिन का काम हर रोज हो जाए।